दल बीजेपी और वामपंथी दल लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं और कानून मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सरकार की ओर से बोलते हुए कमलनाथ ने साफ कहा कि विपक्षी दल चाहे कितना ही हल्ला मचा लें, लेकिन कानून मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की ओर से दाखिल हल्फनामे में साफ कहा गया है कि स्टेटस रिपोर्ट कानून मंत्री को भी दिखाई गई थी। हालांकि उस रिपोर्ट में कोई फेरबदल नहीं किया गया था। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर स्वीकार किया कि उसने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले की जांच से संबंधित स्थिति रिपोर्ट कानून मंत्री अश्विनी कुमार, प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय के सचिवों से साझा की थी। इसी को लेकर विपक्षी दल लगातार हल्ला मचा रहे हैं और कानून मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अपने 2 पृष्ठ के हल्फनामे में सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा ने साफ साफ कहा है कि पीएमओ, कानून मंत्री और कोयला मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारियों के कहने पर ही रिपोर्ट को सीबीआई ने कानून मंत्री व अन्य के साथ साझा किया था। इसी को लेकर विपक्षी दल लगातार हंगामा कर रहे हैं और कानून मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी महासचिव नरेश अग्रवाल ने लगाए हैं कांग्रेसी विदेश मंत्री के ऊपर संगीन आरोप। उनका कहना है कि सपा नेताओं को शक है कि आजम खान के साथ अमेरिका में जो कुछ हुआ उसके पीछे सलमान खुर्शीद का हाथ हो सकता है। समाजवादी पार्टी के सांसद और महासचिव नरेश अग्रवाल की माने तो अमेरिका दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान के साथ जिस तरीके की बदसलूकी की गई, उसके पीछे भारतीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का हाथ हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम राजनीति में दोनों नेता एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि आजम खान से अपनी निजी रंजिश निकालने के लिए सलमान खुर्शीद ने इस तरह का कदम उठाया हो। पहले जेपीसी के ड्राफ्ट का विरोध, फिर कोलगेट पर सरकार का साथ न देना और अब सलमान खुर्शीद पर सपा महासचिव के बयान साफ कर देता है कि सरकार को समर्थन जरूर दे रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन सरकार की नीतियों से खिलाफ है। मायावती सरकार के समय लखनऊ से लेकर नोएडा तक के पार्कों के निर्माण व अन्य बड़े प्रोजेक्टों में पत्थर, बालू व मिट्टी का भारी मात्रा में खनन कार्य हुआ था। खनन राज्य मंत्री का दावा है कि इसमें राजस्व का भारी घोटाला हुआ है। खनन मंत्री ने इसके लिए जांच के आदेश भी दे दिए हैं। प्रदेश सरकार के भूतत्व एवं खनन राज्य मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने पूर्ववर्ती माया सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार अवैध खनन में लिप्त थी। खनन मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में हुए अवैध खनन मामले में 3 जांच कमेटियां बनाई गई हैं। तीनों जांच कमेटी सोनभद्र, जालौन, हमीरपुर, लखनऊ यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे हुए अवैध खनन की जांच 15 दिनों में करके विभाग को रिपोर्ट देगी। मंत्री दयाराम प्रजापति ने अवैध खनन की शिकायतों पर जालौन के जिला खनन अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव व सोनभद्र के जिला खनन अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। साथ ही सोनभद्र के खनन विभाग के पूरे स्टाफ को वहां से हटाकर लखनऊ मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। प्रदेश में सपा की सरकार बनने के बाद से ही मायावती सरकार के समय के एक के बाद एक बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अन्य घोटालों की तरह ही इस घोटाले की भी जांच गति कई कछुए की चाल बनकर न रह जाए। लखनऊ की जरदोजी को मिली है नई पहचान। जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मिलने के बाद देश ही नहीं विदेश में लखनऊ की जरदोजी अलग से जानी जाएगी। माना जा रहा है कि जीआई मिलने के बाद लखनऊ की जरदोजी को एक नई ऊंचाई मिल सकती है। अब लखनऊ की जरदोजी का कोई सानी नहीं होगा। कम से कम नक्काल इसके नाम का फायदा नहीं उठा सकेंगे। यूपी सरकार ने जरदोजी के लिए जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन यानी जीए स्टेटस हासिल कर लिया है। इससे पहले लखनऊ के चिकन और लखनऊ के दशहरी आम को जीआई स्टेटस मिल चुका है। दरअसल जरदोजी के नाम पर कई कारीगर अपनी कला को मार्केट कर लेते थे। साथ ही विदेशी मार्केट में भी बिना जीआई स्टेटस के उत्पाद बेचा नहीं जा सकता। ऐसे में अब जरदोजी के दिन फिरने की उम्मीद की जा रही है। जरदोजी का काम करने वाले लोगों को उम्मीद है कि उनकी मेहनत को कौड़ियों के मोल खरीदने वाले अब उनकी मेहनत की सही कीमत देंगे। यूपी सरकार अपनी उपलब्धि को लेकर काफी खुश नजर आ रही है। वहीं सच्चाई ये भी है कि यूपी अब तक 7 जीआई स्टेटस हासिल कर चुकी है और उसके 17 एप्लीकेशन पेंडिंग है। सरकार इसके लिए पिछली सरकार को दोष देती है। यूपी के चिकन, दशहरी आम, जरदोजी के अलावा फिरोजाबाद के प्रिंट, बनारसी साड़ी, भदोही के कालीन और इलाहाबाद के अमरूद को जीआई स्टेटस मिल चुका है। जरदोजी को जीआई स्टेटस मिला, विश्व में इसकी साख बढ़ी, लेकिन बात तो तब बने जब इसे बनाने वाले हाथों में ताकत और उनकी जिंदगियों में खुशहाली आ सके। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के 70% शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा की कॉपियां जांचने से मना कर दिया है। कारण शिक्षक संघ की मांगों की अनदेखी। शिक्षक संघ ने कहा है
कि उनको सीबीएसई के बराबर कॉपी जांचने का मूल्य दिया जाए। उत्तर प्रदेश में शिक्षक का एक बड़ा संघ ने माध्यमिक शिक्षा की कॉपी जांचने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि कॉपियों का मूल्यांकन सीबीएसई बोर्ड के बराबर हो। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के इस आंदोलन के चलते कई छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उत्तर प्रदेश के शिक्षक संघ का कहना है कि उनको माध्यमिक शिक्षा में हाई स्कूल और इंटर की कॉपी जांचने के लिए 4 से 5 रुपए मिलते हैं, जबकि सीबीएसई में एक कॉपी जांचने का 30 रुपए मिलता है। इसके अलावा परीक्षा में ड्यूटी देने पर मिलने वाली राशि भी सीबीएसई बोर्ड से काफी कम है और जो सुविधाएं भी मुहैया होती हैं वो भी कहीं न कहीं सीबीएसई बोर्ड से काफी कम है, जिसके चलते शिक्षक संघ ने मूल्यांकन के कार्य से बहिष्कार किया है। हालांकि शिक्षक संघ के एक बड़े ग्रुप ने जहां कॉपियां को जांचने से इनकार किया है, वहीं एक दूसरे ग्रुप ने कॉपियां जांचने का काम बराबर से जारी रखा है। लेकिन ऐसे में जो छात्र हैं उनके भविष्य अधर में लटके हुए हैं। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में बेरहमी से की गई मेहता दंपत्ति की हत्या का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। बताया जा रहा है कि फिंगरप्रिंट्स की मदद से इस पूरी वारदात का खुलासा किया गया है। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में बेरहमी से की गई थी मेहता दंपत्ति की हत्या और पुलिस लगातार खंगाल रही थी सुराग, लेकिन पुलिस के हाथ लगे हत्यारे की उंगलियों के निशान, जिसके बाद आखिरकार आज जाकर इस पूरे मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। बताया जा रहा है कि योग सिखाने वाले गुरु के ही दोनों बेटों ने बनाया था हत्या और लूट का ये प्लान और दिन दहाड़े अपने कुछ साथियों के साथ घर में घुस के बेरहमी से हत्या कर दी और फिर लूट कर वहां से फरार हो गए। आखिरकार पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स की मदद से इन दोनों का पता लगाया और फिर इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। इनके पास से लूटे गए जेवर के साथ साथ नकदी भी बरामद की गई है और इन्होंने खुद बताया कि किस तरह बेरहमी से मेहता दंपत्ति को 28 चाकुओं के वार से इन्होंने जमीन पर धराशाही कर दिया था। जहां फिंगरप्रिंट्स की मदद से इस हत्याकांड का खुलासा कर लिया गया, वहीं पुलिस मौका वारदात पर मिले बाकी सुरागों की मदद से इस हत्याकांड के कई अनसुलझे पहलुओं को भी खंगालने में जुटी है। शंख बजे, मंत्र पढ़े गए और इन सब के बीच सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने ब्राह्मणों को यह एहसास दिलाया कि समाजवादी पार्टी ही उनकी असली हितैषी पार्टी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित किए गए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि इस देश को आगे बढ़ाने में ब्राह्मणों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और समाजवादी पार्टी हमेशा से ही उनका सम्मान करती है। जिस सोशल इंजीनियरिंग के सहारे कभी मायावती ने उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल की थी, अब उसी सोशल इंजीनियरिंग पर होमवर्क शुरू किया है सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने। हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन के बाद सपा सरकार को खरी खोटी सुनाने वाली मायावती के बाद अब सपा ने सूबे के ब्राह्मणों को रिझाने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया। हालांकि नाम दिया गया प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। मुलायम सिंह यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। यादव मुस्लिम गठजोड़ के सहारे सत्ता में रह चुके मुलायम इतनी बड़ी तादाद में सूबे के ब्राह्मणों को देखकर खासे उत्साहित हुए। फिर क्या था, शुरू हो गई मुलायम वाणी। मुलायम ने जैसे ही मंच संभाला, ठीक उसी समय शुरू हो गया शंखनाद, मंत्र पढ़े गए। गदगद मुलायम ने कहा कि जो विश्वास ब्राह्मण समाज ने उन पर किया है वो उसे पूरी तरह निभाएंगे। देश को ब्राह्मणों ने ही आगे बढ़ाया है। मुलायम ने यह एहसास भी ब्राह्मणों को करवाया कि मौजूदा सपा सरकार में 13 मंत्री ब्राह्मण हैं और कई ब्राह्मण नेताओं को लाल बत्ती से भी नवाजा गया है। मुलायम ने यह भी कहा कि ब्राह्मण समाज के ही मंगल पांडे की मूर्ति बलिया में लगवाई गई है और आने वाले समय में जल्द ही परशुराम जी के नाम पर सड़कें भी बनवाई जाएंगी। दूसरी तरफ ब्राह्मण सम्मेलन में समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष और सरकार में मंत्री मनोज पांडे ने भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार और मायावती को निशाने पर लिया। मनोज पांडे ने कहा कि मायावती को इतिहास की जानकारी नहीं है और ब्राह्मण के प्रति मायावती का चरित्र हर 5 मिनट में बदलता है। यही नहीं, मायावती पर आरोप लगाते हुए मनोज पांडे ने यह भी कहा कि बसपा सरकार में 27,262 दलित एक्ट के मुकदमे भी फर्जी लिखे गए। वहीं इस सम्मेलन में मुलायम ने यह भी कहा कि देश के सामने कई गंभीर समस्याएं हैं क्योंकि चीन भारत पर हमला करने की तैयारी में कर रहा है। इस मौके पर सूबे के राज्य मंत्री और समाजवादी ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा है कि बीएसपी सरकार के दौरान ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है। यही नहीं, ब्राह्मणों को झूठे मुकदमों में फंसाया भी गया है। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने आश्वासन दिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन चुकी है और अब जिन लोगों पर भी झूठे मुकदमे लिखे गए हैं उन्हें जल्द ही वापस ले लिया जाएगा। चंदौली में एक बार फिर अपराधियों के बुलंद हौसले देखने को मिले। यहाँ एक सर्राफा व्यापारी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बीती रात उस वक्त की है जब मनीष नाम का सर्राफा व्यापारी अपनी कार से वाराणसी से गहनों की खरीदारी कर घर वापस लौट रहा था।
मनीष के साथ 2 लोग और मौजूद थे। तभी रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने इनका रास्ता रोका और गोली मारकर सर्राफा व्यापारी की हत्या कर दी। वहीं बदमाश गाड़ी और जेवर लेकर फरार हो गए। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने रोड जाम कर अपना विरोध जताया। वहीं पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। हरिद्वार के पतंजलि में मौका तो आचार्य कुलम के उद्घाटन का था, लेकिन बाबा रामदेव की सरपरस्ती में दर्जनों संतों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद बनाने की पैरोकारी कर दी, जिससे गदगद नरेंद्र मोदी ने भी इशारों में उनको खुश करने के लिए कह दिया कि उन्होंने साधुओं से कभी मांगा नहीं, बल्कि उन्होंने हमेशा दिया है। जी हाँ, धर्मनगरी हरिद्वार शुक्रवार को एक खास मौके का गवाह बना। योग गुरु बाबा रामदेव के प्रतिष्ठान पतंजलि में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आचार्य कुलम का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर एक विराट संत सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मोदी और रामदेव ने एक दूसरे की स्थान में जमकर कसीदे काढ़े। लेकिन खास बात ये रही कि आचार्य कुलम के उद्घाटन के मंच से दर्जनों साधु संत मोदी की प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी का समर्थन करते नजर आए। वहीं मोदी ने मंच से कहा कि देश के निर्माण में राजनेताओं से ज्यादा साधु संतों की भूमिका रही है। वैसे तो पूरे देश में इन दिनों नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर बहस गर्म है, लेकिन हरिद्वार के पतंजलि में जिस तरह से साधु संतों ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया, उससे इस बहस को और आगे बल मिला है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का घमासान मचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल निकायों में कब्जा जमाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि भले ही निकायों को प्रदेश की छोटी सरकारों का दर्जा दिया गया हो, लेकिन अधिकार और संसाधन रत्ती भर नहीं दिए गए हैं। प्रदेश में कहने को तो 6 नगर निगम हैं, 28 नगर पालिकाएं और 38 नगर पंचायतें मौजूद हैं, और इसमें मेयर, अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए उत्तराखंड में जंग भी जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन छोटी सरकारों में जनप्रतिनिधि बैठ जाएंगे, लेकिन बिना सरकार की मर्जी के जनप्रतिनिधि कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। जी हाँ, केंद्र सरकार ने 73वां और 74वां संशोधन पास किए कई साल हो गए हैं, लेकिन आज तक इन्हें न निकायों में लागू किया गया, न ही पंचायतों में। अगर ऐसा हो जाता तो इन छोटी सरकारों को सभी 29 विभाग अपने अंतर्गत मिल जाते, जिसमें स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली जैसे महत्वपूर्ण विभागों को भी शामिल किया जाता। लेकिन सरकारों ने ऐसे होना नहीं दिया। आज तक निकाय और पंचायतों में इन संशोधनों को लागू करने की मांग लगातार उठती रही है। वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि अकेले देहरादून नगर निगम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी नगर निगम अभी भी आर्थिक स्थिति से बेहद कमजोर हैं। सभी निकाय सरकार की मदद की बाट जोते हैं, और जब मदद मिल जाती है तब जाकर विकास कार्य होते हैं। वहीं संसाधन बढ़ाने के लिए होर्डिंग समेत तमाम ऐसी योजनाएं निकायों के पास है जो हर वक्त विवादों में रहती है। वहीं हाउस टैक्स नगर निगम बढ़ा भी दे तो राज्य सरकार उसको वापस ले लेती है। 26 अप्रैल को शाम 5 बजते ही पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव का शोर थम गया है। प्रशासन ने प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में पुलिस अधिकारियों और प्रशासन के अधिकारियों की ब्रीफिंग भी की। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया है और रविवार को निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। देहरादून में निकाय चुनाव में होने वाले मतदान के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी कर ली है। शुक्रवार को देहरादून के जिलाधिकारी PVR पुरुषोत्तम और SSP केवल खुराना ने चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस व प्रशासन के कर्मचारियों के साथ बैठकर उन्हें दिशा निर्देश दिए। चुनाव ड्यूटी पर लापरवाही बरतने के खिलाफ सख्त हिदायत दी गई है। देहरादून में निकाय चुनाव के लिए इस बार 172 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 77 संवेदनशील और 59 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 20 जोनल मजिस्ट्रेट और 20 जोनल पुलिस अधिकारियों के अलावा भारी फोर्स के साथ PAC भी तैनात की गई है। देहरादून के जिला अधिकारी PVR पुरुषोत्तम के मुताबिक निकाय चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निकाय चुनावों की मतदान और मतगणना के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चुनाव के दौरान गैर हाजिर और लापरवाह रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा बूथों पर हुड़दंग मचाने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार जारी रहेगा। बाबा रामदेव ने कहा कि वो केंद्र सरकार से डरकर चुप बैठने वाले नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका आंदोलन उग्र होकर काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेगा। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब सब जान गई है कि कौन देश का भला करेगा। साथ ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता देखना चाहती है, ये भी कहा। कुल मिलाकर बाबा रामदेव केंद्र सरकार को कोसते नजर आए। साथ ही पतंजलि में आए सभी संतों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने की कामना भी की।
मेरठ के थाना जानी क्षेत्र के टिमकिया गांव में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली से भूनकर इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसके भाई ने एक सरकारी राशन की दुकान पर आरटीआई लगाई थी। बताया गया है कि मेरठ के थाना जानी क्षेत्र के टिमकिया गांव के रहने वाले टिंकू नाम के युवक का भाई रविंदर आरटीआई लगाता है, जहां इस बार रविंदर ने आरटीआई एक सरकारी गन्ने की दुकान पर लगाई थी। वहीं देर रात बाइक सवार बदमाशों ने रविंदर के घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जहां